हेलो और नमस्ते। मेरा नाम है मैरिलिन और स्टडी रूम में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी एजुकेटर इस वीडियो के लिए। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के इतिहास में अध्याय 2 यानी कि व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, इस चैप्टर के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं, जैसे हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, कि ब्रिटिश सरकार ने या जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, तब उन्होंने भारतवर्ष को अपने कब्जे में कर लिया था, एक कॉलोनियल राज्य स्थापित कर दिया था। और ब्रिटिश के आने के समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब उसकी स्थापना होने से पहले क्या था, उसके बाद क्या बदलाव आए, हम ये सब चीजें इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में राजा महाराजाओं का राज्य चलता था, और राजा महाराजाओं के राज्य के समय बहुत सारे ऐसे राजा आए और बहुत सारे राजा चले गए। तो ब्रिटिशर यानी ब्रिटिश राज के आने से पहले मुगल शासन का दौर था। ठीक है, जब मुगल शासन का दौर था, मुगल शासन के अंत होते ही ब्रिटिशर्स का आना शुरू हुआ, और तभी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उसके बाद हुई। तो आइए देखते हैं क्या होता है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि मुगल शासन में सबसे पहला मुगल शासक था बाबर। ठीक है, तो बाबर के राज से मुगल शासन शुरू हुआ, और जो आखिरी थे वो थे औरंगजेब। और ये सबसे आखिरी शक्तिशाली बादशाह जो मुगल शासन के टाइम पे और या मुगल शासन के समय पे बच गए थे। 1707 में उनकी मृत्यु हुई, और उसके बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम करने लगे। दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह गया था। तो हम जानते थे कि दिल्ली उस जमाने में जब औरंगजेब का समय था, तब दिल्ली उनका सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, और उन्होंने दिल्ली में ही लाल किला बनाया और बहुत सारे काम करे। ठीक है, तो दिल्ली अब जैसे जैसे जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो दिल्ली अधिक दिनों में उसकी जो प्रभावी केंद्र थी वो कम हो गई, यानी कि वो प्रभावी केंद्र नहीं रही। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमने बोला कि औरंगजेब आखिरी मुगल थे, तो उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर रहा ही नहीं जो मुगल शासन को आगे बढ़ा सके। लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था, क्योंकि मुगल बादशाह उस जमाने में इतने ताकतवर थे कि उनका प्रतीक, उनका बोलबाला भी आप कह सकते हैं, बना हुआ था। ठीक है, अब क्या आप जानते हैं कि जब ब्रिटिश ओरिजिनली यानी शुरुआत में बिल्कुल शुरू में जब भारतवर्ष में उन्होंने एंटर करा, या जब वे भारत आए, तो वो सिर्फ व्यापारी कंपनी थी। वह सिर्फ एक व्यापारी कंपनी थी। तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपना पूरा राज और भारत पर हुक्म जमाना भी शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में भी देखेंगे आगे के पॉइंट्स। ठीक है, अब हम औरंगजेब पे जब वापस आते तो हमने जैसे बात किया कि मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था उस जमाने में। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। मतलब 18वीं सदी जैसे ही शुरू हुई तो एक नई ताकत उभरने लगी। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब ब्रिटिश आए थे तो वे एक बहुत छोटी व्यापारी कंपनी थी, और हमने ये सवाल उठाया था कि ऐसा क्या हुआ कि
वे इतने बड़े स्तर पर उन्होंने भारत को अपनी काबू में कर लिया। ठीक है, तो शुरुआत हुई थी सन 1600 से। शाही दस्तावेज के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। ये है तो उस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमारी ट्रेडिंग कंपनी थी, ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा मानी परमिशन लेने के लिए एक चार्टर बनाते हैं, यानी उनसे पूछने के लिए, उनसे इजाजत मांगने के लिए एक चार्टर इजाजतनामा तैयार किया गया। ठीक है, और उस इजाजतनामे में यह लिखा गया था कि पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल जाए, यानी कि परमिशन मिल जाए पूरब, उनके लिए हम पूरब हो गए। तो इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी उस जमाने में, इंग्लैंड में कोई भी और व्यापारिक कंपनी ने इस इलाके में यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी उस जमाने में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो कंपनी समुद्र पार जाकर यानी भारतवर्ष पे जाकर उन्होंने नई इलाके, ठीक है, नई इलाकों को खगाल सकती थी, यानी कि एक्सप्लोर कर सकती थी, देख सकती थी, जान सकती थी कि क्या हुआ, और वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्होंने यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। तो ये था उनके दिमाग में कि सस्ती चीजों को भारत से खरीदो और महंगे दामों में विदेश यानी कि या फिर ब्रिटेन में बेचो। तो सस्ती में खरीदो और महंगे में बेचो, और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते थे। तो ये उनका प्लान था और यही उनकी तकनीक थी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप पिक्चर जो देख सकते हैं, जो यहाँ पे आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये वाली, ये है ट्रेडिंग पोस्ट डच ईस्ट इंडिया कंपनी, हुगली बंगाल में खींची गई थी सन 1665। डच कॉलोनियल पेंटिंग है, और ये कलकत्ता मतलब उस जमाने में हुगली बंगाल आसपास के इलाकों में खींची गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। तो पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, पूर्व में यानी कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। अब जैसा कि हमने पहले देखा था कि अंग्रेजों ने पूर्वी इलाकों पे आने की कोशिश की, यानी इंडिया भारतवर्ष में आने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे उन्हें सस्ते सामान मिल रहे थे, और इन सस्ते सामानों को खरीदकर सस्ते दाम पर भारत में खरीदकर विदेश यानी ब्रिटेन में बेचने का इनका प्लान था, ताकि वे बहुत सारा मुनाफा कमा सकें। अब पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना शाही दस्तावेजों द्वारा, जैसे हमने बोला था कि क्वीन एलिजाबेथ यानी कि वहाँ पे उनकी महारानी एलिजाबेथ नंबर 1 ने शाही दस्तावेजों पर उन्होंने परमिशन उनको दे दी थी कि वे यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। तो शाही दस्तावेजों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। जैसे मैंने बताया था कि कोई भी कंपटीशन या कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं थी। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना नाम बहुत ज्यादा बना के रखा था। ठीक है, वाणिज्यिक कंपनियां यानी कि कमर्शियल कंपनियां जो थी, वो मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। तो अगर वहां पे प्रतिस्पर्धा कम होगी, कंपटीशन कम होगा, तभी वे कुछ पैसे कमा पाएंगे। ठीक है, अगर कोई प्रतिस्पर्धा न हो तब भी वे सस्ती चीजों को खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकते थे, और यही चीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा। अब यहाँ पे जैसे कि ये देख सकते हैं इस मैप पे, ये है हमारा भारतवर्ष। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया आपका ब्रिटिश आइलैंड, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं तो उस जमाने में भारत में आने का जो सीधा सीधा रास्ता था, ये हम बात कर रहे हैं 18वीं सदी के बारे में, वो था अफ्रीका से होते हुए और फिर इंडिया पहुंचना। तो ये एक काफी लंबा दौर था और एक काफी लंबी जर्नी थी। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने आना शुरू किया। तो अब क्या
यूरोप में और भी ताकतें थी, हाँ बिल्कुल थी। ठीक है, यूरोप में हम सिर्फ ब्रिटिश शासन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। यूरोप में और भी कई ताकतें थी ब्रिटिश के अलावा। ठीक है, शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकती। ठीक है, इवन क्योंकि शाही दस्तावेज बने हुए थे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई और आएगा तो हम उनको रोक सकते हैं। वो तो सिर्फ एक परमिशन के लिए वो एक दस्तावेज दिया गया था कि वे जाके व्यापार कर सकते हैं। जब तक इंग्लैंड के जहान अफ्रीका, जैसे मैंने इसके पहले वाले आपको स्लाइड में दिखाया था, ये था रास्ता। इंग्लैंड ने यहाँ से अफ्रीका में गए, ठीक है, और फिर वहां से वे इंडिया में आए। ठीक है, तो अब जैसे हम यहाँ पे क्या बात करें, दूसरी यूरोपियन ताकतें कौन थी, वे दूसरी यूरोपियन ताकतें। तो जब तक इंग्लैंड ने क्या किया, अफ्रीका में आने की, अफ्रीका के पश्चिम तट तक वे पहुंचे ही थे या वहां पहुंचे ही थे और हिंद महासागर में आने तक की उन्होंने कोशिश की, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। अब यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पुर्तगाल, जिनको हम पोर्चुगीज भी बोलते हैं। तो ये थे वास्को द गामा, ये पहले थे जो भारत में आए थे और ये पोर्चुगीज थे। ठीक है, तो पुर्तगाल की खोजी यात्री, ठीक है, कौन थे वो, वास्को द गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग को पता लगाया। तो सबसे पहले कौन थे जो भारत आए थे, वे थे वास्को द गामा। वो एक पहले व्यक्ति थे, यानी, और वो एक पोर्चुगीज थे, यानी कि पुर्तगाल थे, जिन्होंने समुद्री रास्ता, समुद्री मार्ग या समुद्री रास्ता ढूंढा था इंडिया, यानी कि भारतवर्ष, हिंद महासागर में आने का। ठीक है, और हाँ, तो सबसे पहले उन्होंने पता लगाया। तो जैसे हम दूसरी यूरोपीय ताकतों की बात कर रहे हैं, तो पुर्तगाल यानी कि पोर्चुगीज इकलौते नहीं थे और ब्रिटिश तो बिल्कुल ही नहीं थे, वे आखिरी थे आने वाले। उनसे पहले कौन आए थे, डच भी आने की कोशिश किए थे। इन्होंने हिंद महासागर में व्यापार करने की संभावनाओं को तलाशा, और उसके बाद फारसी यानी कि फ्रेंच। सो पुर्तगाल, डच और फारसी यानी फ्रेंच, ये तीनों खंडों के जो यूरोपीय ताकतें हैं, ये भी हिंद महासागर या भारतवर्ष में आने की कोशिश की और व्यापार करने की कोशिश की, और उन्होंने की। और उसके बाद ही ब्रिटिश सरकार यानी कि ब्रिटिश राज आए और ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। अब यूरोपीय ताकतों के बीच टकराव हुआ। मैंने बताया कि 3 तरह के लोग आए थे, पुर्तगाल थे, डच थे और फ्रेंच थे। ठीक है, अब उनके बीच टकराव क्यों हुआ, अब जैसे मैंने बताया था कि वे सस्ती चीजों को लेने आए थे, या ऐसी चीजों को लेने आए थे जो सस्ती में यहाँ मिले और महंगे में बेच सके। भारत जो हमारा देश था, वे बहुत सारी रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं, और बहुत सारी सामान, बहुत रिच कल्चर था और बहुत सारी चीजें भारत में मिलती थी। ठीक है, अब क्या थी वे चीजें, सारी कंपनियां एक जैसी चीजों को खरीदना चाहती थी। क्या थी वो चीजें, यूरोप में बारीक सूती कपड़ा और रेशम की जबरदस्त मांग थी। सूती का कपड़ा और रेशम यानी कि सिल्क और कॉटन, अब ये दोनों चीजों की बहुत मांग थी यूरोपियन मार्केट में। ठीक है, और इसके अलावा काली मिर्च, यहाँ पे हम स्पाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे रॉ पदार्थ जो भारत में मिलते थे, जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की जबरदस्त मांग थी। ये चीजें भारत में जितने भी फार्मर थे और जितने भी लोग यहाँ पे भारत में जितने भी काम थे, लोग फार्मर्स थे, वे बहुत ही ज्यादा किसान लोग बहुत सस्ते में इन चीजों को बेचने लगे, उनके लिए वे महंगी थी।
और उनको लगा कि अच्छी डील हो रही है और वे बेचे, और यही से शुरुआत हुई ट्रेडिंग यानी व्यापार। प्रतिस्पर्धा का प्रभाव, ठीक है। अब यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा ने इन चीजों की कीमतों को बढ़ा दिया। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। अब जैसे ही अगर हम अर्थशास्त्र जब पढ़ेंगे तो हमें ये जानने को मिलेगा कि किसी भी वस्तु का यदि डिमांड अगर बढ़ेगा तो उसका प्राइस यानी कि उसका भाव वह भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने की वजह से कीमतें बढ़ने लग गई और उससे मुनाफा कम हो गया जो कमाया जा सकता था। प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म करना ही महत्वपूर्ण लाभ कमाने का एकमात्र तरीका था। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इन होड़ को व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी गई थी। तो क्या हुआ अब यहाँ पे, हम जैसे एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, होड़ करना, यानी कि जैसे ही कोई वस्तु का बहुत फार्मर या बहुत सारे किसान या इन जनरल जब हम मार्केट में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो भाव है किसी सामान का, सडनली अगर आप कभी ध्यान लगाएंगे तो प्याज का दाम 100 रुपए किलो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब किसी चीज का डिमांड मार्केट में बढ़ जाता है और उस चीज मार्केट में कमी होती है तो बहुत लोग होल्ड करके रखते हैं सामानों को। और होल्ड करके रखना मतलब छुपा के, कलेक्ट करके, जमा करके अलग से रखना। तो जब उस चीज का डिमांड बढ़ेगा ताकि वे वही सस्ती चीज को महंगे दाम में बेच सके। अब प्याज के बिना खाना तो बनेगा नहीं, तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, बल्कि उनको खरीदना ही पड़ेगा 100 रुपए किलो या जो भी है। वैसे ही इन्होंने यहाँ पे भी जितने भी आसपास के व्यापारी थे और छोटे मोटे दुकान थे, व्यापारिक जितनी भी कंपनियां थी, उन्होंने क्या करा, होल्ड करना शुरू कर दिया और बाजारों पर कब्जा भी करना शुरू कर दिया ताकि सामान का भाव ना बढ़े। अब प्रतिस्पर्धी का उन्मूलन यानी एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन। अब जैसे कि यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे उन्हें पता लगा कि प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी तो उनको कोई और रास्ता नहीं दिखा, उन्हें लगा कि हमें प्रतिस्पर्धा को अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। तो अलग अलग जो भी कंपनियां थी उन्होंने गलत चीजों को अपनाना शुरू कर दिया। 17वीं और 18वीं सदी में कंपनी एक दूसरे की, जो कंपनी के जहाज होते थे, शिप्स होते थे, वे डुबा देते थे। यदि कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वे डुबा देते थे, ठीक है। कुछ लोगों को भेज के जब वे ओशन में होते थे यानी कि सी रूट में होते थे, वे रुकावटें लाने की कोशिश करते थे ताकि उनका जो जहाज सामान या माल से जो लदा हुआ है वे सब डूब जाए और उनका व्यापार रुक जाए और उनकी हानि हो जाए। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार को मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। जितने भी स्थानीय शासक थे उस जगह के, उनसे भी टकराव होने शुरू हो गए थे, ठीक है। और व्यापार और राजनीति अलग हो गए, व्यापार और राजनीति बिल्कुल अलग अलग हो गए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जब हम अलग कर देते हैं तो उन्होंने क्या किया, अलग करने की कोशिश ताकि मुनाफा ना हो बल्कि लॉस हो यानी कि हानि हो उनकी, ठीक है। तो यही हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। अब जब ये सब चीजें हो रही थी तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हो गई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलना शुरू कर देते थे, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो तस्वीर देख रहे हैं, ये है हुगली बंगाल में व्यापार का लॉज। यह कंपनी के व्यापारियों के लिए व्यापारी संचालन का आधार था, जिसे उस समय फैक्टर के रूप में जाना जाता था। कारखाने में वह वेयरहाउस और दफ्तर था जहां कंपनी के अफसर
बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित कर दिया। अब अगर मानते हैं यहाँ पे नदी है, अब जहाँ पे भी नदी होती है वहां हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि पानी, जमीन, ठीक है, मजदूर भी मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ पे नदी होगी वहां पे घर बनेंगे। अब यदि नदी के पास घर बन रही है तो इस्टेब्लिशमेंट हो रही है। इस्टेब्लिशमेंट मतलब वे लोगों को मना रहे थे कि तुम यहाँ पे घर बसा लो। अब जब बस्ती बन गई नदी के पास, पानी की उपलब्धि है, जमीन है, मजदूर है, तो क्या एक फैक्ट्री बनाना मुश्किल नहीं होगा? सॉरी, माफ कीजिएगा, आसान नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वही काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा 1651 में। अब यहाँ पे दिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। तो किस दिन पे क्या हुआ हम ये देखते हैं, ठीक है। अब 1696 यानी कि 1696, 1696 ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। तो ये है आपका पहला पॉइंट कि क्या क्या शुरू करा उन्होंने बंगाल में। अगर ये प्रश्न आता है तो आप ये बोलेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों में जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कलकत्ता यानी कि कोलकाता, उस जमाने में कालिकता के नाम से जाना जाता था। तो ब्रिटिश यानी उस समय में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने जो हमारे देशी राजाएं थे और जो उस जमाने में जब जैसा मुगल राज की बात कर रहे हैं, उनको अपने साथ लेने की कोशिश करी ताकि वे उनको भी कुछ मुनाफा दे सके, खुद भी मुनाफा कमा सके। और यहीं से हमारा शुरुआत हुआ ब्रिटिशर्स का इंडिया पे कब्जा करना धीरे धीरे। कंपनी ने मुगल सम्राट और औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया था कि वे कंपनी को बिना शुल्क चुकाई व्यापार करने का फरमाना जारी कर दे, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियासतें हासिल करने लगी। ज्यादा से ज्यादा रियासतें वे राजा महाराजाओं से बात करने लगी, उनके रियासतों को अपने कब्जे में करना शुरू किया। और उन्होंने क्या एक फरमाना जारी कर दिया था। क्या था वो फरमाना? कि वे बिना शुल्क चुकाई के व्यापार करेंगे, बिना टैक्सेस दिए हुए, बिना किसी पैसे के वे व्यापार करने की कोशिश करेंगे। और यही सब धीरे 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 इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हमारे भारतवर्ष को इतने सालों तक अंग्रेजों के शासन में रहना पड़ा। व्यापार से युद्ध तक, अब जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे युद्ध हुए। औरंगजेब के फरमाने से ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का अधिकार मिल गया। और ये किसने करा था? औरंगजेब ने करा था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे, शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल के राजस्व की हानि हुई, ठीक है। जितने भी अफसर थे जो शुल्क देते थे उस जमाने में, उन्होंने भी मना कर दिया। क्यों? क्योंकि औरंगजेब ने फरमाना जारी कर दिया था। 18वीं सदी की शुरुआत, कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। तो कंपनी का और बंगाल के नवाबों का टकराव बहुत ज्यादा शुरू हो गया। तो धीरे धीरे ऐसी चीजों की वजह से युद्ध बनती है। युद्ध क्यों होती है? किसी चीज के विरोध में। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के जो नवाब थे वे अपनी ताकत दिखाने लगे, उन्होंने विरोध करा। उसी समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी, ठीक है। तो व्यापार के युद्ध तक कैसे हुआ, ठीक है। अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये नाम याद रखना जरूरी है, ठीक है। अलीवर्दी थे, उसके बाद सिराजुद्दौला थे। उन्होंने रियासतें देने से मना कर दिया। सिराजुद्दौला ने क्या किया? विरोध करा। उन्होंने विरोध करा
और रियासतें देने से मना कर दिया। व्यापार तक अधिकार देने के बदले कंपनी के नजराने मांगे और सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि कंपनी नवाबों की ताकतों को कमजोर कर रही है और कंपनी टैक्स चुकाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने अफसरों में अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया था। तो सिराजुद्दौला ने जब विरोध करा तो उन्होंने ये बोला, इस पैराग्राफ का मतलब ये कह रहे हैं यहाँ पे कि सिराजुद्दौला ने ये बोला कि अगर यदि आपको व्यापार करना है तो निशुल्क तो नहीं होगा, ठीक है, आपको नजराने देने पड़ेंगे और सिक्के डालने की जो अधिकार है वे हटा दी। और उन्होंने दावा किया कि यदि हम इस व्यापार को जारी रखेंगे तो जो भी बंगाली नवाब हैं उनका जो औहदा होगा यानी या उनकी जो स्ट्रेंथ है वो चीज बिल्कुल घट जाएगी। और वही हो रहा था और उनका शक बिल्कुल 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 ज्यादा सच्चाई में बदल रहा। इसी टकराव के दिनों दिन इतने गंभीर हो गए कि इन टकरावों के परिणति या उसकी वजह से प्लासी का युद्ध हुआ। बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी का पहला युद्ध हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्लासी के युद्ध में ऐसा क्या हुआ था और क्या डील हुई थी और उसका इंतकाम क्या था। ठीक है, तो वो करने से पहले इस पार्ट का इस चैप्टर का वीडियो में यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में हम बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी का जो बहुत प्रसिद्ध युद्ध था उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे देखेंगे कि क्या हुआ। तो ये वीडियो यही समाप्त होती है। सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।